हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान और मधुर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, पर जब अहान डोमिनेट करने लगता है तब वो वहां से भाग जाता है। जब वो शॉपिंग करके वापस आते हैं तब मधुर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो अहान से वर्मा फैमिली से वो प्रीशियस चीज चोरी करने में मदद मांगता है, पर अहान कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। जब एग्जीबिशन शुरू होता है तब सबकी नजरें अहान और जैस्मीन पर होती हैं। अहान ने जैस्मीन से कहा, आपकी वजह से मुझे काफी टेंशन मिल गया है, उसके लिए थैंक यू। जैस्मीन इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी और उसने कहा, आपको तो यह टेंशन अच्छा लग रहा है, पर लोग जैसे देख रहे हैं मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। सब लोग जैस्मीन को देख रहे थे क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी फेयर स्किन बहुत स्मूथ और सॉफ्ट थी और उसके बाल बन में बंधे हुए थे। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतना टेंशन मिलेगा। अहान ने कहा, यह सब बहुत रेयर है। इतने बड़े और एलीट घर की लेडीज को छोड़कर सब आपसे बात करना चाहते हैं और आपको टेंशन दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन सब के बीच में बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकती हैं। जैस्मीन जानती थी कि अहान उसकी तारीफ कर रहा था, पर फिर भी उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो आज तक सिर्फ कॉरपोरेट पार्टीज में गई थी जहां पर वो काम की वजह से ही जाती थी। उसे अजीब लग रहा था, इसलिए वो चुप ही रही। अहान ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? जैस्मीन ने कहा, कुछ नहीं। अहान ने कहा, अगर तुम्हें यह टेंशन अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो हम कुछ खाने चलते हैं, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम भी टेंशन से बच जाओगी। जैस्मीन तुरंत मान गई और अहान के साथ खाने की साइड आ गई। वहाँ पर ड्रिंक्स भी थी, इसलिए जैस्मीन ने एक ग्लास वाइन ले ली। जैसा कि अहान को उम्मीद थी, पीटर भी वहाँ पर था। पहले वो कुछ लोगों से मिला और फिर उसके बाद उसकी नज़र जैस्मीन पर पड़ी जिसके हाथ में वाइन का गिलास था। पर जब उसने उसके साथ अहान को देखा तब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। वो तुरंत उन लोगों के पास आ गया। जब वो उनके पास आ रहा था तब उन दोनों ने भी उसे देख लिया था। पीटर ने जैस्मीन से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। उसके बाद उसने अहान को देखा और कहा, तुम इसके साथ यहाँ आई हो, यह बहुत सिंपल लग रहा है। अगर तुम मेरे साथ आती तो मैं तुम्हें वो सब देता जो तुम सोच भी नहीं सकती थी। अहान ने कुछ नहीं कहा, बस मसले को देख रहा था। पर जैस्मीन ने रूखी टोन में कहा, मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं, यह मेरा फैसला है। यह चाहे जैसा भी है, पर कम से कम मुझे फोर्स नहीं कर रहा और ना ही कोई धमकी दे रहा है जैसी कि कुछ लोगों की आदत है। यह आपसे तो बहुत बेटर है। अहान जैस्मीन की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैस्मीन की बातें सुनकर पीटर को गुस्सा आ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, यू स्टूपिड गर्ल, आई कांट बिलीव कि उस दिन मैंने तुम्हें आसानी से जाने दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे थर्ड क्लास लड़की से डील नहीं कर सकता हूँ? यह सुनकर अहान उनके बीच में आ गया और उसने कहा, मिस्टर पीटर, आई होप आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। यह इंडिया है, लंदन नहीं। पीटर ने अहान को देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यह इंडिया है तो क्या हुआ? अगर मैं इस लड़की के साथ कुछ भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तुम इंडियंस की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे रोक सको। यह सुनते ही अहान को बहुत गुस्सा आया और उसने पीटर को एक पंच मारा। अहान ने अपना पूरा फोर्स यूज नहीं किया था, पर फिर भी पीटर की हालत बुरी हो गई थी। उसके होंठ के साइड से खून निकलने लगा था। यह देखकर जैस्मीन एकदम से चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहान ऐसा कदम उठाएगा। जब उस साइड से यह सब हो रहा था तब वर्मा फैमिली के लोग भी वहां आ गए। अहान का पंच किसी से छिपा नहीं था। शिवांक वहां के इंचार्ज में से एक था, इसलिए वो भी वहां आ गया था। वर्मा फैमिली में सारे लोग अहान को नहीं जानते थे और उनमें से शिवांक भी था। जब वो वहां आया तब उसने सबसे पहले पीटर को संभाला। वो न अहान को जानता था और ना ही पीटर को जानता था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि वहां पर कुछ बड़ा हुआ था जिसकी वजह से पीटर के साथ यह हो गया था। उसके हिसाब से पीटर के साथ गलत हुआ था। उसने पीटर को चेक किया और अपने स्टाफ की मदद से उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। इसके बाद वो अहान के सामने आया और उसने बहुत पोलाइटली कहा, सर, आपने अभी अभी जो किया आप उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? आप वर्मा फैमिली के गेस्ट हैं, फिर भी आप शायद उनकी इज्जत नहीं करते हैं। अहान को पहले तो हैरानी हुई थी, वो उसे नहीं जानता था, पर फिर उसने इस बात को अवॉइड कर दिया और कहा, यह आदमी इंडिया की इंसल्ट कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इसे पंच मार दिया। मैं इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकता हूँ। इसके अलावा यह मेरी दोस्त की भी इंसल्ट कर रहा था। मैंने इसे ज़्यादा तेज पंच नहीं मारा था, पर शायद इसे थोड़ा सा भी फोर्स हैंडल नहीं हुआ और उसे ज़्यादा चोट आ गई। शिवांक ने कहा,
चाहे जो भी बात थी, यह वर्मा फैमिली का गेस्ट है। आहान ने कहा, अब तो मैंने इसे मार दिया है, तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे इस बात का बदला लेना चाहते हो? शिवांग जानता था कि आहान अगर वर्मा फैमिली का गेस्ट था, इसका मतलब यह था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो आहान से भिड़ना नहीं चाहता था। आहान को भी इस वक्त बहुत अटेंशन मिल रहा था। इस वक्त उसका टेम्परामेंट भी बहुत शांत था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। शिवांक ने कुछ सोचा और कहा, नहीं सर, ऑफ कोर्स हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, पर वो भी तो हमारा गेस्ट था, जो हमें भी तो उसे कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। वो बहुत सोच समझ कर बात कर रहा था, क्योंकि एक गेस्ट की वजह से वो दूसरे गेस्ट को ऑफेंड नहीं कर सकता था। आहान कुछ कहना चाहता था, पर इतने में ही वहां पर वीरेन आ गया। जब यहाँ पर यह सब चल रहा था, तब कोई वीरेन को बुला लाया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को वो ही सबसे अच्छे से हैंडल करता था। जब वीरेन वहां पर आया, तब सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगे। किसी को भी आहान बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था, इसलिए उन्हें लगा कि वीरेन उसे ज़्यादा भाव नहीं देगा और पीटर से माफ़ी मांगने के लिए कहेगा। वहीं कुछ लोग बहुत जेलस हो रहे थे कि वीरेन खुद इस मैटर को सॉल्व करने के लिए आ रहा था। कुछ इसलिए खुश थे क्योंकि अब वीरेन आहान की इंसल्ट करने वाला था। जब से वो आया था, जैस्मिन की वजह से उसे बहुत अटेंशन मिल रहा था। सब चाहते थे कि काश वो जैस्मिन के साथ होते, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। पर अब जब वीरेन उसकी इंसल्ट करेगा, तब वो जैस्मिन के सामने अपने नंबर बढ़ा सकते थे। जब वीरेन आगे आया और उसने आहान को देखा, तब उसने कहा, आहान आप क्या कर रहे हैं? वीरेन के एक्सप्रेशन देखकर सब हैरान थे। सबके मन में फिर से अलग अलग थॉट्स का एक सैलाब आ गया था। सबने सोचा था कि आहान कोई छोटा मोटा इंसान होगा, पर वीरेन को इस तरह पोलाइटली और स्माइल के साथ बात करते देख उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आगे कन्वर्सेशन होने का इंतजार कर रहे थे। आहान ने स्माइल किया और कहा, लॉन्ग टाइम नो सी वीरेन, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वीरेन ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ बातें पता चली जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, पर हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। आप बताइए, आपने उसे क्यों मारा? क्या उसने आपसे कोई बदतमीजी की थी? आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जो बात शिवांग को बताई थी, वही सारी बात वीरेन को भी बता दी। पर वीरेन का रिएक्शन शिवांग के रिएक्शन से बिल्कुल अलग था। उसने शिवांग को देखा और कहा, एक फॉरेनर की बात को तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हो? अगर इंडिया को कोई ऐसे बोलेगा तो हमें ऐसी गैस नहीं चाहिए। यह सुनकर सब हैरान हो गए थे। वीरेन को लग रहा था कि आहान ने जो किया था वो सही था। वहाँ ये सब गेस्ट बिल्कुल चुप हो गए थे और शिवांग खुश था कि उसने जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसा वैसा नहीं किया था और आहान से बहुत पोलाइटली बात की थी। शिवांग ने तुरंत कहा, सॉरी सर, मैंने शायद ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। उसका बदला हुआ एटीट्यूड देखकर आहान को हैरानी तो हुई, पर उसने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सब उसका नेचर पोलाइट था, तो आहान को बिना मतलब झगड़ा करने का कोई शौक नहीं था। उसने कहा, अब यह मैटर ओवर हो चुका है, आप लोग अपना काम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, अगर मुझे वो आदमी फिर से नजर आया तो मैं उसे फिर से मारूंगा। वीरेन ने कहा, वो शायद अब तक आपका स्टेटस जान गया होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो फिर से आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वर्मा फैमिली इस मामले में इंटरफियर नहीं करेगी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल किया और उसके बाद जैस्मिन के पास जाकर खड़ा हो गया। वीरेन ने तेज आवाज में कहा, आप सब ड्रिंक्स और खाना एंजॉय कर सकते हैं। 30 मिनट बाद सब वो आइटम्स देख पाएंगे जिसे देखने आप यहाँ पर आए हैं। सब लोग वहाँ से चले गए। इस वक्त जैस्मिन बहुत घबराई हुई थी। जब वीरेन वहाँ आया था, तब उसने सबके एक्सप्रेशन देखे थे और उसे आहान की बहुत चिंता हो रही थी। जैस्मिन ने आहान से कहा, आप ठीक हो? ऐसे पंगे लेकर मेरी जान निकालना चाहते हो क्या? यह सुनकर आहान ने कहा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? जैस्मिन ने कहा, हर वक्त मजाक करना अच्छा नहीं है। आहान ने कहा, डोंट वरी, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैंने वर्मा फैमिली पर एहसान किए हैं, इसलिए वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आहान ने जैस्मिन को चीयर करने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई। दोनों ने कुछ देर आपस में बात की और फिर वो मेन हॉल की तरफ चले गए। वहाँ पर एक बॉक्स था जिसे लाल कपड़े से ढका हुआ था। जैस्मिन ने पूछा, यह शुरू होने वाला है? आहान ने कहा, हाँ, मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, पर वर्मा फैमिली को देखकर लग रहा है जैसे यह कुछ बहुत स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब वीरेन स्टेज पर आया, तब उसका सबका ध्यान उसकी तरफ था। इस वक्त आहान सबको ऑब्जर्व कर रहा था। पूरी वर्मा फैमिली बहुत शांत थी। वीरेन ने कहा, आई होप आप सब जानते हैं
कि यह चीज़ कितनी प्रीशियस है। यह किंग के लिए गिफ्ट है जो बहुत सालों से वर्मा फैमिली के पास है। जब वीरेन यह सब बातें बोल रहे थे तब अहान सबको देख रहा था। अचानक से उसे मधुर की याद आई। जब उसे मधुर की याद आई तब उसके पास एक वेटर आकर खड़ा हुआ। अहान को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने उसे कहीं देखा था। उस वेटर का वहां पर किसी से फाइट करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस वहां पर खड़ा था और जब अहान ने गौर से देखा तब उसे नजर आया कि वो कोई और नहीं बल्कि मधुर था। उसे देखकर अहान ने कहा, तुम यहाँ पर? तुम्हारा अभी अटैक करने का इरादा है क्या? अहान ने पैनिक नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि मधुर वहां जरूर आएगा। मधुर ने वेटर के कपड़े पहने हुए थे और वो किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसा लग रहा था। कोई भी उस पर डाउट नहीं कर सकता था। मधुर ने कहा, तुम्हें मैं पागल नजर आ रहा हूँ? क्या तुम मेरे बारे में ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ऊपर से वीरेन वर्मा खुद है। मैं इतने लोगों से डील नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी यहाँ जो आइटम है वो नकली है। अहान ने उसे घूरा और कहा, तुम बिना देखे कैसे बता सकते हो कि ये चीज नकली है या नहीं? मधुर ने कहा, तुम्हें वर्मा फैमिली क्या पागल लगती है जो वो इतनी प्रीशियस चीज इतने लोगों के सामने लेकर आएंगे? इन्हें इसके चोरी होने का डर नहीं होगा क्या? अहान ने कुछ सोचा और कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि नकली की आड़ में वो असली चीज को छुपा रहे हैं? मधुर ने कहा, सब कुछ अभी ही बता दूं क्या? एक बार वो लाल कपड़ा हटने दो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी तो मुझे भी थोड़ा डाउट है, पर देखने के बाद मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि वो असली है या फिर नकली। बहुत देर तक उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद वीरेन ने फाइनली कहा, जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आ गया है। इतना कहने के बाद उसने एक ही झटके में वो लाल कपड़ा हटा दिया। वहां पर एक ग्लास कैबिनेट था जिसमें एक कॉइन जैसा कुछ था। वो बहुत बड़ा था और उस पर हर तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। वो गोल्ड से बना हुआ था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। ये शायद वो नाम था जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था। अहान ने पहले उस कॉइन को देखा और फिर मधुर को देखा, जैसे वो जानना चाहता था कि ये असली है या फिर नकली है। मधुर भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो मेन स्टेज से बहुत दूर थे, पर फिर मार्शल आर्टिस्ट के लिए इतने डिस्टेंस से देखने कोई बड़ी बात नहीं थी। वीरेन ने कहा, अब ये आप सबके सामने है तो मैं बता दूं कि ये एक गोल्ड कॉइन है जिस पर बहुत प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। इस पर इसका नाम भी एंग्रेव किया हुआ है, द ग्रेट गोल्ड कॉइन। जब वीरेन ने यह सब बातें बताई तब मधुर ने कुछ सोचा और कहा, तो ये बात है। अहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या पता चला तुम्हें ये असली है या फिर नकली है? मधुर ने कहा, तुम्हें पता है इसका दूसरा नाम क्या है? द डिवाइन गोल्ड प्लेटफॉर्म। अहान को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसे उसका दूसरा नाम तो क्या पहला नाम भी नहीं पता था। उसने अहान के कुछ बोलने का इंतजार नहीं किया और कहा, ये पूरी तरह से गोल्ड नहीं है, इसमें थोड़ा सा रोज गोल्ड का हिंट है, पर अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वो नजर नहीं आएगा। और जो बीट्स है वो भी अलग तरह से रखी हुई है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये कॉइन फेक है। मधुर को इतना प्रिसाइजली सब कुछ समझाते हुए देख अहान बहुत हैरान हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसे छोटी छोटी डिटेल भी याद रहेगी। अहान को ऐसे देखकर मधुर ने कहा, बचपन से मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे सारी बातें याद रहती हैं और मैंने इस कॉइन को पहले भी देखा हुआ है, इसलिए मुझे इसके बारे में याद है। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मधुर जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था उसे उस पर भरोसा हो रहा था। मधुर ने कहा, अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने असली माल को कहीं और छुपा दिया है और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। तुम्हें कुछ कहना है? अहान ने मधुर को देखा। उसने सोचा कि भले ही वो चीज असली हो या फिर नकली हो, उसका वहां रहने का कोई फायदा नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद उसने जैस्मिन को देखा और कहा, मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं वीरेन को बोल दूंगा, वो आपको घर ड्रॉप करवा देगा। जब उसने ये बात सुनी तब वो अहान को रोकना चाहती थी, पर वो सिर्फ उसका दोस्त था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस हक से उसे रोकती। इसलिए उसने कहा, ओके। इसके बाद अहान और मधुर वहां से चले गए। वर्मा मैंसन से थोड़ी दूर एक सुनसान रास्ता था। उस रास्ते को पगडंडी की मदद से ही पार किया जा सकता था। वो रास्ता इतना पतला था कि एक वक्त पर एक इंसान ही उसे पार कर सकता था। ये रास्ता वर्मा फैमिली का सीक्रेट रास्ता था। प्रभात और उनके कुछ स्टूडेंट्स उस पर चल रहे थे। सब एक के पीछे एक चल रहे थे और किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सब बहुत सीरियस थे।
कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक सीक्रेट वॉल्ट के पास आए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट था जिसका मैकेनिज्म बहुत अलग था। प्रभात उसके बारे में अच्छे से जानता था, पर कुछ लोग थे जिन्हें उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए वो सब शौक में उस वॉल्ट को देख रहे थे। इसे खोलना सिर्फ प्रभात ही जानते थे। उन्होंने अपने गले में बंधा हुआ एक कपड़ा निकाला जिसमें एक अलग सी दिखने वाली चाबी थी। वो उस दरवाजे के पास गया और नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहां पर की होल था। उसने चाबी की होल में डाली, पर उसे खोलना इतना आसान नहीं था। उसके अंदर 108 अलग लॉक थे जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही खुल सकते थे। उसे वो दरवाज़ा खोलने के लिए कीज को सही डायरेक्शन में घुमाना बहुत ज़रूरी था। अगर कोई भी गलती हो जाती तो फिर उसे फिर से 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ता। प्रभात बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा था। वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर था, इसलिए उसके हाथ कांप नहीं रहे थे और वो बहुत सावधानी से हर एक टर्न कर रहा था। अचानक से उन्हें वहां किसी के आने की आवाज़ आई। ये आवाज़ कैसी है? किसी ने कहा। उन्हें बहुत हल्के कदमों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस तरफ ही आ रहा था। शायद कोई आ रहा है, किसी दूसरे स्टूडेंट ने कहा। धीरे धीरे वो आवाज़ और पास आ रही थी, पर प्रभात इस वक्त बहुत क्रिटिकल स्टेज पर था, इसलिए उसने आसपास की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रभात को बिजी देखकर, जो उनका सबसे पुराना स्टूडेंट था, उसने कहा, तुम चारों उन लोगों को रोको जो इस तरफ आ रहे हैं, और तुम लाइट लो और प्रभात सर की मदद करो। जैसे ही उसने ये बात बोली, फुटस्टेप्स की आवाज़ और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पास आ चुके थे। प्रभात के साथ एक लड़का लाइट लेकर खड़ा था और बाकी 4 ने उन अनजान लोगों से फाइट करने के लिए अपनी पोजीशन ले ली थी। वो जानते थे कि वो ज़्यादा देर सामने वाली पार्टी को रोक नहीं पाएंगे, पर कुछ देर उन्हें रोकना भी बहुत था, क्योंकि उनके साथ एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर थे। जब फाइनली वो लोग उनके सामने आए तब उन्हें पता चला कि वो 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक वही थी जिसने यहान पर अटैक किया था, और दूसरी वो थी जो पहली लड़की को वर्मा फैमिली की लीक्ड न्यूज़ दे रही थी। कोई उन्हें नहीं जानता था, पर अगर यहान वहाँ होता तो वो उसे ज़रूर पहचान लेता। अभी भी वो लड़कियां पूरी तरह से कवर्ड थीं और सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। वर्मा फैमिली के फाइटर्स इन दोनों लड़कियों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और बल्कि उन पर अटैक करने के लिए तैयार थे। वर्मा फैमिली के फाइटर्स के पास तलवार थी और डेजर्ट वुल्फ की फाइटर्स के पास भी एक अलग दिखने वाला हथियार था। एक ही झटके में उन लोगों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। लगातार तलवारें टकराने की और किक्स और पंचेस की आवाज़ें आ रही थी, पर ये आवाज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और बहुत जल्दी वहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई थी। कौन जीता और कौन हारा, ये तो तभी पता चल सकता था जब वहाँ पर थोड़ी लाइट होती। प्रभात ने देखा कि वहाँ पर 2 फिगर्स खड़े थे। वो लोग तुरंत समझ गए थे कि उनके लोग मर चुके थे, और वहाँ पर जो खड़े थे वो 2 लड़कियाँ थीं। उसने कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा था जहाँ पर 2 लड़कियों ने मिलकर 4 लड़कों को धूल चटा दी थी। वो चारों ही एक्सपीरियंस्ड फाइटर थे और उन्हें हराना मुमकिन नहीं था, पर इन दोनों ने कुछ ही मिनट में उन्हें चित्त कर दिया था। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता था कि ये दोनों बहुत खतरनाक थी। प्रभात को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत उन दोनों से अपने स्टूडेंट्स की जान का बदला लेना चाहता था, पर वो हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। उसने अपने आप को संभाला और उसने देखा कि वो लड़कियां उसके पास आ गई थी। उसने अपने हथियार से प्रभात पर अटैक किया। अगर वक्त रहते उसने डोज नहीं किया होता तो वो एक ही अटैक से बुरी तरह घायल हो सकता था। प्रभात इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था। अगर वो लॉक छोड़कर उन लड़कियों पर अटैक करता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। उन्हें इस लॉक को फिर से खोलने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता था, और वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे। उधर वो लड़की भी परेशान हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभात ग्रैंड मास्टर है और चाहे कुछ भी हो जाए वो भी अटैक जरूर करेगा। अचानक से प्रभात चिल्लाया, लिटिल फाइटर, अब तुम मुझसे कैसे बच पाओगी? वो लड़कियां अटैक करने की कोशिश कर रही थी, पर प्रभात हर अटैक डॉज कर रहा था और साथ में इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि वो लॉक को ना छोड़े। अचानक से प्रभात चिल्लाया, कंट्रोल द कीज। इतना कहने के बाद उसके जिस स्टूडेंट ने लाइट पकड़ी हुई थी उसने चाबियां संभाल ली। अब प्रभात जैसे जैसे सीक्रेट डायरेक्शन बोलता वैसे वैसे उसका स्टूडेंट चाबी घुमाता रहता। अब प्रभात उस लड़की से फाइट कर सकता था। उस लड़की ने कहा, ग्रैंड मास्टर प्रभात, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पहले ही अंदाजा हो गया था कि हम आने वाले हैं। प्रभात के पास इस सब का टाइम नहीं था, पर वो सामने वाली पार्टी को जानना भी चाहता था। तब उसने कहा, तुम कौन हो और मेरी वर्मा फैमिली से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उन लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया था, पर वहां पर इंतजार करने लगी। उन्होंने ग्रैंड मास्टर पर कोई अटैक नहीं किया।
इस बीच प्रभात अपने स्टूडेंट को सीक्रेट कोड्स भी बता रहे थे। प्रभात ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर वोट खुलने का इंतजार कर रही हो ना? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ मेरे 4 लोगों को मारने आई हो। उस लड़की ने कहा, अगर आपको ये सोचना है तो आप ये सोच सकते हैं। हम तो बस बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, इसलिए आपसे भी डील करने आए हैं। प्रभात ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वोल्ट के दरवाजा खुलने के बाद तुम दोनों यहाँ से जा पाओगी? इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। उस लड़की ने कहा, हमारे कॉन्फिडेंस की चिंता आप मत कीजिए। प्रभात के लिए रुकना मुश्किल था, इसलिए वो अभी भी सीक्रेट कोड्स बता रहा था और उनका स्टूडेंट्स उस डायरेक्शन में चाबी घुमा रहा था। फाइनली वो जब लास्ट 2 लॉक्स पर था तब उसने प्रभात को इंडिकेशन दिया। प्रभात चिल्लाया, बाहर आओ। उसके ऑर्डर के तुरंत बाद वहां पर कुछ लोग छुपे हुए थे जो बाहर आ गए थे और उन्होंने उन दोनों लड़कियों पर अटैक करना शुरू किया। उन लड़कियों ने प्रभात की तरफ कुछ फेंका जिसे प्रभात ने वक्त रहते डॉज कर दिया था। वो सुई जैसा कुछ था जिसकी मदद से वो लड़की प्रभात के मूवमेंट्स को ब्लॉक करना चाहती थी। दोनों ने अपने पावर की वजह से उन फाइटर्स को डिफीट कर दिया था। इस वक्त प्रभात भी उन पर अटैक कर रहा था, पर अचानक से उन्हें नजर आया कि जिस एक फाइटर के पास लाइट थी वो इधर उधर हिल रहा था। वोट खुल चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे उस लाइट वाले लड़के के इरादे कुछ और ही थे। प्रभात ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के ने प्रभात की आवाज को अनसुना कर दिया और सीधा बोट के अंदर चला गया। प्रभात को यकीन हो गया कि कुछ गलत होने वाला था, इसलिए वो भी तुरंत बोट की तरफ भागा। एक पल के लिए उसका ध्यान उन दोनों लड़कियों पर से हट गया था। प्रभात उस लड़के के पीछे था और वो दोनों लड़कियां प्रभात के पीछे थी। उन्होंने प्रभात पर हथियार से अटैक किया, पर वो बचकर निकल गया और इतने में वो लड़का भी वोट के अंदर पहुंच गया था। वोट के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। जगह जगह पर हीरे, मोती और अलग अलग जेवरात रखे हुए थे। अंदर लाइट जल रही थी, इसलिए लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से सब कुछ और ज्यादा चमक रहा था। अंदर 8 अलग अलग दरवाजे थे जिस पर 8 अलग अलग कोड्स लिखे हुए थे। वो लड़का उनमें से एक कमरे में गया जो बिल्कुल खाली था। उसने देखा कि दरवाजे पर एक कोड लिखा हुआ था और वो वापस बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि प्रभात भी अंदर आ चुका था। उसे देखकर उस लड़के ने पैनिक नहीं किया और वहां पर खड़ा रहा। प्रभात ने गुस्से में कहा, तो तुम हो जो वर्मा फैमिली को धोखा दे रहा है? उस लड़के ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। जब प्रभात ने देखा कि रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी वो लड़का झूठ बोल रहा है, तब उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, अभी जान से मार देता हूं तुम्हें। ये सब सुनने के बाद भी वो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा था। उसके सामने ग्रैंड मास्टर खड़े थे, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर प्रभात बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि अगर वो उसे एक पंच भी मारता तो भी उसका बचना मुश्किल था। फिर उसे डर क्यों नहीं लग रहा था? अचानक से प्रभात ने उसे बहुत ध्यान से देखा और कहा, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, कौन हो तुम? प्रभात को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़के ने कहा, मैं कौन हूँ अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा। आप भी सस्पेंस में ही रहो। दोनों के बीच में बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक सुई उड़ती हुई प्रभात के पास आई, पर अपने सुपर एक्टिव सेंसेस की वजह से उन्हें पता चल गया और वो उस सुई की रेंज से हट गए। उस लड़के ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ वो कॉइन लेने आया हूँ, आप मुझे ले जाने दीजिए, मैं और कुछ नहीं लूंगा। प्रभात ने कहा, मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम वो गोल्ड कॉइन ले जाने की बात कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, अगर आप मुझे वो चीज ले जाने नहीं दोगे तो फिर ये दोनों लेकर जाएंगी, एंड में बात तो वही रह जाएगी और आपके हाथ से तो वो चीज निकल ही जाएगी। प्रभात ने कहा, शट अप, और उससे फाइट करने लगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डेजर्ट वुल्फ का ही हिस्सा था, जिसका निकनेम स्नेक था। उसके असली नाम के बारे में कोई नहीं जानता था और सब उसे स्नेक ही कहते थे। चारों तरफ से प्रभात पर अटैक हो रहे थे। स्नेक तो उस पर अटैक कर ही रहा था, साथ में वो दोनों लड़कियां भी बीच बीच में उस पर उस सुई से अटैक कर रही थी। अंदर जब ये सब चल रहा था तब आहान और मधुर भी वहां पहुंच गए थे। वो जगह देखकर आहान बहुत क्यूरियस हो गया और उसने पूछा, ये क्या जगह है? हम यहाँ क्यों आए हैं? मधुर ने कहा, ये वर्मा फैमिली का सीक्रेट वॉल्ट है। जो चीज हम ढूंढ रहे हैं शायद वो इन लोगों ने यहीं पर छुपाई है। मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर प्रभात अपने कुछ ट्रस्टेड लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। आहान ने पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या तुम ग्रैंड मास्टर से लड़ सकते हो? मधुर हंसने लगा और उसने कहा, तुम मेरे बारे में ज्यादा ही अच्छा नहीं सोचते, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? आहान ने कहा, फिर तुम वो चीज लेने किस बेसिस पर आए हो?
मधुर ने कहा, तुम हो ना, मैं नहीं लड़ सकता, पर तुम तो लड़ सकते हो ना। आहान ने कहा, तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है? मैं भले ही कन्वर्टिंग फोर्स लेवल पर हूँ, पर एक ग्रैंड मास्टर से मैं नहीं लड़ सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर का लेवल क्या होता है तो तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं एक ग्रैंड मास्टर को नहीं रोक सकता हूँ। मधुर ने ये बात सुनी और कहा, मैं जानता हूँ, पर अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर अंदर चलते हैं। अगर वो चीज़ मिल गई तो ठीक है, वरना अगर कोई खतरा नजर आया तो हम भाग कर बाहर आ जाएंगे। आहान ने कुछ सोचा और फिर मान गया। इसके बाद दोनों वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से मधुर रुक गया और कुछ सूंघने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए देख आहान ने कहा, क्या हुआ? मधुर ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई औरत है, पर वर्मा फैमिली में ऐसी कोई औरत नहीं है जो यहाँ आ सके। आहान ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ कोई और है? मधुर ने कहा, पता नहीं, अंदर चलकर देखते हैं। जब वो वॉल्ट के अंदर आए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स थे। वो उन्हें देखने लगे और उन्हें विश्वास हो गया कि वहाँ पर लड़की जरूर थी। जब वो थोड़ा और आगे आए तब उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मधुर ने कहा, वो लोग अभी भी अंदर ही हैं। आहान ने कहा, ये फुटप्रिंट्स देखकर लग रहा है जैसे यहाँ पर भाग दौड़ या फिर कोई फाइट हुई है। शायद उसके बारे में हमारे अलावा किसी और को भी पता है। मधुर भी आहान की बात से सहमत था। उसे थोड़ी हैरानी इस बात की वजह से थी कि और कौन था जो वर्मा फैमिली के सीक्रेट वोल्ट को जानता था और वो उनसे पहले वहां पर पहुंच गया था। दोनों जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने भी 8 दरवाजे देखे जिस पर सीक्रेट कोड लिखे हुए थे। ये सब देखकर आहान ने पूछा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा फैमिली का इतना बड़ा वॉल्ट होगा। मधुर ने कहा, वर्मा फैमिली के पास कितना कीमती सामान है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उसे सेफ रखने के लिए इन्हें वोट तो बनाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने इसके आगे ज़्यादा बात नहीं की, पर वो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे उन्हें लड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोनों मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए दोनों को समझ आ रहा था कि फाइट की स्पीड और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। वहां पर रखे हीरे मोती और जेवरात देखकर आहान समझ गया था कि इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। वो अब जान गया था कि क्यों उनके लिए लाखों रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रभात और दोनों लड़कियां एक रूम में फाइट कर रहे थे और आहान और मधुर दूसरे रूम में थे। वो दोनों बहुत केयरफुली चल रहे थे। अचानक से आहान ने देखा कि वहां पर एक दीवार पर एक सुई लगी हुई है। आहान उसे हाथ लगाने ही वाला था, इतने में मधुर ने कहा, उसे हाथ मत लगाना, उसमें जहर हो सकता है। आहान ने कहा, तुम्हें कैसे पता? मधुर ने स्नेक की तरफ इशारा किया और कहा, वो जो अंदर लड़ रहा है वो डेजर्ट वुल्फ की साइड से है और उसे सब स्नेक के नाम से जानते हैं। वो लोग ही ऐसी सुई यूज करते हैं जिसमें जहर भी हो सकता है। जब आहान इसके बारे में सोच रहा था तब उन लोगों को भी अंदाजा हो गया कि वहां पर कोई आया था। स्नेक को मधुर की बात सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने कहा, हा हा हा, लगता है किसी ने मुझे पहचान लिया है। प्रभात ने यह नाम कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता है? स्नेक ने कहा, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। यह सुनकर प्रभात को बहुत गुस्सा आ गया, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने इतने टफ बैटल पहले नहीं लड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जब उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी वो लड़कियां दूसरे रूम में कॉइन ढूंढने चली गई थी। जैसे ही वो वापस इस रूम में आई, आहान एक लड़की को पहचान गया था। उसे उस लड़की के कंधे पर वो टैटू नजर आ रहा था। मधुर ने चिल्लाकर बोला, ये लोग यहाँ पर वो गोल्ड कॉइन चुराने आए हैं। जब वो सच्चाई जानता था तब प्रभात चिल्लाया और उसने कहा, अगर तुमने उन्हें रोक लिया तो फिर वर्मा फैमिली तुम्हें बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करेगी। मौका मिलते ही स्नेक ने प्रभात पर वार किया और कहा, मुझसे फाइट करते करते तुम्हें बात करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। स्नेक के अटैक ने एक बार के लिए प्रभात को चौंका दिया था। इस पर प्रभात को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम वर्मा फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हो? वहां पर इतना हंगामा देखकर आहान ने भी मौका ढूंढा और जिस लड़की को वो जानता था उस पर अटैक करने लग गया। उस लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मरने के लिए तुम खुद मेरे पास आओगे। ये देखकर मधुर ने कहा, ओ हीरो, बिना सोचे समझे अटैक मत करो। इतने में ही उस लड़की ने आहान की तरफ एक सुई फेंकी, पर इस बार वो धागे से बंधी हुई थी, इसलिए आहान चौंक गया था। मधुर ने कहा, तुम्हें अटैक करने की इतनी क्या जल्दी थी? रुक नहीं सकते क्या? जो जीतेगा वही वो कॉइन ले जा पाएगा। उस लड़की ने कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। वैसे भी वो एक चीज ही है और कोई एक ही ले जा पाएगा। आहान उस लड़की को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। डेजर्ट वुल्फ और आहान के बीच में पुराना हिसाब था जो वो बराबर करना चाहता था।
जब मधुर ने उसके इंटेंशन देखे तब उसने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, लड़ने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? लड़ाई भी करेंगे, पर एक बार वो गोल्ड कॉइन तो मिल जाने दो। आहान के पास रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मधुर ने कहा, चलो अब यहाँ से, ये वर्मा फैमिली का वॉल्ट है और हमें इस कॉइन को ढूंढना ही होगा। आहान अब मधुर के साथ एक रूम में उस गोल्ड कॉइन को ढूंढ रहा था। वो जैसे जैसे रूम्स में जा रहा था वहां पर इतना सारा सामान देखकर वो हैरान हो गया था। वो उन सब सामान की वैल्यू भी एस्टिमेट नहीं कर सकता था। सब लोग इस वक्त वो चीज ढूंढने में बिजी थे। मधुर इन वैल्यूएबल चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस कॉइन को ढूंढना चाहता था। अब सब एक जगह पर थे, पर वो चीज किसी को भी नहीं मिली थी। किसी को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। उस लड़की ने कहा, सच बताओ, वो कॉइन तुम्हारे पास है? मधुर ने कहा, मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। चुपचाप उसे सामने रख दो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। उस लड़की ने स्माइल किया और कहा, तुम एक लड़की से लड़ना चाहते हो? ये कैसी बात हुई? एक काम करो, वो चीज मुझे दे दो और फिर तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। उसकी डेविल स्माइल देखकर मधुर का जहन कांप गया। मधुर ने कहा, तुम्हारी इस बात ने मुझे बिल्कुल डरा दिया है। मुझे लगता है कि तुम मेरी जान लेने से पहले नहीं मानोगी। उस लड़की ने कहा, ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे लड़के से मिलूंगी जिसमें बिल्कुल गट्स नहीं है। मधुर ने स्माइल किया और कहा, हाँ, मैं डर गया हूँ। उस लड़की ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। अगर वो चीज इन 8 रूम्स में कहीं नहीं है तो फिर आखिर कहाँ है? हमने उसे कहीं छुपाया नहीं है। आहान ने भी सोचा कि जो चीज उसने एग्जीबिशन में देखी थी, अगर रियल वाली भी वैसी ही थी तो फिर उसे कहीं भी छुपाना इतना आसान नहीं था। अब उन्हें वो इस वॉल्ट में भी कहीं नहीं मिल रही थी। मधुर ने कहा, अब अब हम क्या करें? उस लड़की ने प्रभात की तरफ इशारा किया और कहा, ये तो सिर्फ वो ही बता सकता है। दोनों उसे शौक में देख रहे थे। वो लड़की प्रभात से जानना चाहती थी कि उनकी चीज कहाँ पर है, जहां से वो चुरा सके। मधुर ने मन में सोचा, ये लड़की पागल हो गई है। इसके बाद उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो बता देंगे? उस लड़की ने कहा, मैंने कब कहा कि हम उनसे डायरेक्टली पूछेंगे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो हमें कॉइन की लोकेशन खुद बताएंगे। इसके बाद वो लड़की एक रूम में गई और उसने एक कपड़ा निकाला। उसमें से उसने एक डिस्क निकाली जिसका साइज भी उस गोल्ड कॉइन जितना, और जोर से चिल्लाई, मिल गया। दूसरे लड़के समझ गई थी कि उसे क्या करना था, इसलिए उसने कहा, हाँ, ये वही कॉइन है, चलो यहाँ से भागते हैं। इस बात से प्रभात का सारा ध्यान उन दोनों की तरफ आ गया और उसने तुरंत एक डायरेक्शन में देखा। उसे लगा कि उसने जहाँ उस चीज को छुपाया था वहां से उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। जैसे ही प्रभात ने उस डायरेक्शन में देखा, वो लड़की चिल्लाई, उन्होंने उस चीज को वहां छुपा रखा है। आहान भी ये बात तुरंत समझ गया था। सिर्फ मधुर था जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इतना कंफ्यूज देखकर आहान ने समझाया, उस लड़की ने ग्रैंड मास्टर को अपनी बातों में फंसाया था। उसने अब ऐसा बोला कि उसे वो चीज मिल गई है, तब उसका मतलब साफ था कि वो आदमी उसी डायरेक्शन में देखेगा, और वैसा ही हुआ। उन्होंने जब उस डायरेक्शन में देखा तब वो लड़की समझ गई कि कॉइन वहां पर छुपा हुआ है। ये सुनकर मधुर ने कहा, यह लड़की जितनी अच्छी फाइटर है उतनी ही स्मार्ट भी है। इस वक्त सब एक ही रूम में थे। प्रभात और स्नेक के बीच में फाइट चल रही थी, पर फिर भी प्रभात ने इस तरह डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था कि वो उस चीज को बचा पाए और बाकियों से भी फाइट कर सके। वो लड़की वहां पर आई और उसने कहा, स्नेक, वो गोल्ड कॉइन उसे प्लेटफॉर्म के आसपास है। वो एक प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे ही स्नेक उसकी बात से डिस्ट्रैक्ट हुआ, प्रभात ने उस पर अटैक किया और उसे सप्रेस करने की कोशिश की। ये देखकर वो लड़की चिल्लाई, स्नेक, हम सब संभाल लेंगे, आप फाइट पर ध्यान दो, वो कॉइन हम ढूंढ लेंगे। इस वक्त मधुर बहुत सीरियस हो गया था। वो सोच रहा था कि अगर वो गोल्ड कॉइन सच में डेजर्ट वुल्फ के हाथ लग गया तो उनसे वो लेना मुश्किल हो जाएगा। अहान भी समझ गया था कि मधुर के दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त 3 ग्रुप्स थे जो गोल्ड कॉइन को चाहते थे। एक तो वर्मा फैमिली जो उसे बचाना चाहती थी, दूसरे डेजर्ट वुल्फ और तीसरा था मधुर। उनमें तीनों ग्रुप्स में शायद मधुर सबसे ज्यादा वीक था। वो लड़की उस स्टोन प्लेटफॉर्म पर गई और प्रभात को देखने लगी। प्रभात भी उसे ही देख रहे थे, पर स्नेक के अटैक्स की वजह से वो उसे रोकने में नाकाम हो गए थे। उस लड़की ने पूरा जोर लगाया और उस प्लेटफॉर्म को एक ही झटके में तोड़ दिया। वो प्लेटफॉर्म टूटने लगा और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर रहे थे। उस प्लेटफॉर्म के नीचे एक लकड़ी का बॉक्स निकला। उस बॉक्स पर बहुत सुंदर कार्विंग की हुई थी। साइज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गोल्ड कॉइन उस बॉक्स में ही था। इससे पहले वो लड़की कुछ कर पाती, मधुर स्पीड में उसके पास पहुंच गया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
भले ही उस लड़की का सारा ध्यान बॉक्स पर था, पर फिर भी उसे उसके आने का पता चल गया था। जैसे ही मधुर उसके पास आया, उसने ऐसा मूव किया कि मधुर का हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया था और वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया था। उसे गिरा हुआ देखकर उस लड़की ने अहान से कहा, तुम अटैक नहीं करोगे? अहान इस वक्त वो प्लेटफॉर्म के पास ही खड़ा था। अहान ने कहा, तो क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? वैसे भी तुम ही थी जिसने मुझ पर पहले अटैक किया था। उस लड़की ने कहा, ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर पहले मैं ही अटैक कर देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने फिर से नीडल फेंकी जो एक धागे से बंधी हुई थी। अहान ने डॉज किया, पर इतने में ही उस लड़की ने एक और नीडल फेंकी। वो लड़की लगातार नीडल्स फेंक रही थी जैसे उसके पास अनगिनत नीडल्स हों। पर जैसे जैसे वो लड़की नीडल्स फेंक रही थी, अहान को रियलाइज हुआ कि वो सब एक धागे से बंधी हुई थी और कुछ गड़बड़ थी। अहान ने कहा, इन सब चीज़ों से तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, ये सब बहुत ओछी हरकत है। उस लड़की ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे ये हरकत पसंद है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उस लड़की की बातें सुनकर अहान ने कहा, एक बार तुम मेरे हाथ आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस लड़की ने कहा, पहले मैं तुम्हारे हाथ तो आऊं, फिर तुम कुछ कर पाओगे। वैसे अब तो तुम बन चुके हो, तुम थोड़ा इची फील नहीं कर रहे हो? ये बात सुनकर उसे बहुत अजीब फील हुआ और उसे ईचिंग भी होने लगी थी। अहान ने गुस्से में कहा, तुमने क्या किया है मेरे साथ? उस लड़की ने कहा, मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं आई, फिर भी मैं तुम्हें कैसे कुछ कर सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें ईचिंग फील हो रही है? अहान ने कहा, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? अहान समझ गया था कि उसको ईचिंग इन नीडल्स की वजह से हो रही थी। शायद उन धागों पर कोई ऐसा पॉइजन लगा हुआ था जिसकी वजह से अहान को खुजली होने लग गई थी। जब उसने वो धागा फेंका तब वाइब्रेशन की वजह से पाउडर हवा में आ गया होगा, जो अहान की बॉडी से लग गया और उसे खुजली होने लग गई। अब अहान को बहुत अजीब फील हो रहा था और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कहा, मुझे इसका एंटीडोट दो। अहान ने ये कहा और उस लड़की पर अटैक किया, पर वो लगातार उसके अटैक को डॉज कर रही थी। धीरे धीरे अहान को बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अहान को इतना बेचैन देखकर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अहान ने अपना आपा खो दिया और कहा, तुम बस रुको, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाऊंगा। उस लड़की ने टोंट मारते हुए कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ऐसी हालत में भी तुम गुस्सा कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। इस वक्त मधुर ने अपने आप को संभाल लिया था और किसी तरह उस बॉक्स को लेना चाहता था। मधुर ने वो बॉक्स उठा लिया था। धीरे धीरे अहान का कंट्रोल लूज हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी कभी भी जवाब दे सकती है। वो चाहता था कि जब तक वो होश में है तब तक वहां से भागकर किसी सेफ जगह पर पहुंच जाए। अब बिना मधुर की फिक्र किए वो वहां से भागना चाहता था। जब अहान वहां से भागने लगा तब पॉइजन की वजह से उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। वो लड़की लगातार नीडल्स फेंक रही थी पर अहान उन्हें डॉज करते हुए भाग रहा था। उस लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम आसानी से हाथ से निकलकर भाग जाओगे? अचानक से दूसरी लड़की ने कहा, उसे देखो, वो कॉइन लेकर भाग रहा है। इस वक्त मधुर भी अहान की डायरेक्शन में ही भाग रहा था। उसके हाथ में वो वुडन बॉक्स था जिसमें गोल्ड कॉइन रखा हुआ था। अहान के पीछे जो लड़की भाग रही थी उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, इसलिए उसने अहान के पीछे भागना छोड़ दिया और मधुर के पीछे भागने लगी। अगर वो मधुर के पीछे नहीं भागती तो आज अहान का कुछ हो सकता था। पॉइजन की वजह से अहान को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अहान भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब जब उसके पीछे कोई नहीं था तब उसे थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा था। वो भागते हुए उस वॉल्ट से बाहर आया और एक जगह पर छुप गया। उस लड़की ने मधुर के पैर पर कुछ मारा और वो वहीं पर गिर गया। इस बीच उसके हाथ से वो बॉक्स भी छूट गया जो दूसरी लड़की ने ले लिया। मधुर उनसे लड़ना चाहता था पर वो जानता था कि वो जीत नहीं सकता है और उसके लिए उसकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी थी। जब वो बॉक्स उस लड़की के हाथ में आ गया था तब उसने कहा, स्नेक, वो गोल्ड कॉइन अब हमारे पास है, चलो यहाँ से। ये सुनकर स्नेक ने प्रभात से फाइट करना बंद कर दिया था और वहां से भागने के लिए तैयार हो गया। दूसरी लड़की मधुर को और मारना चाहती थी पर पहली वाली ने कहा, क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। उसने मधुर को देखा और कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, अगर मुझे कॉइन लेकर यहाँ से भागना नहीं होता तब बताती मैं तुम्हें। जाते जाते उसने एक जहरीली सुई तो मधुर को चुबा ही दी थी जिसकी वजह से उसका हाथ सुन पड़ गया था। उसने अपने हाथ की बाजू से सुई निकाली जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा।
मधुर दर्द में चिल्लाया और फिर अपने आप को संभाला और किसी तरह वॉल्ट से बाहर गया। वो दोनों लड़कियां वहां से भाग चुकी थी। वो गोल्ड कॉइन उनके हाथ में आ गया था, इसलिए अब उन्हें किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। अहान पहले ही बाहर आ गया था, इसलिए जब मधुर बाहर आया और उसने इधर उधर देखा तब उसे कोई नजर नहीं आया। बहुत ध्यान से देखने के बाद उसे अहान नजर आया था, इसलिए वो अहान के पास आ गया। अहान इस वक्त दर्द की वजह से बहुत बुरी हालत में था। मधुर को भी वैसा ही पेन हो रहा था। वहां पर अहान को जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ देखने के बाद मधुर ने उसे हिलाया और कहा, जिंदा हो या मर गए? अहान ने कहा, जिंदा हूं। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और किसी तरह भूसे के ढेर का सहारा लेकर बैठ गए। मधुर ने कहा, वो दोनों लड़कियां तो बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने जैसी हमारी हालत कर दी है ना, हमें वापस जाकर अच्छे से रेस्ट करना पड़ेगा, वरना हमारी इंजरीज की वजह से हमें इंटरनली बहुत नुकसान हो सकता है। अहान ने कहा, पर वो बॉक्स कहाँ है? मधुर ने कहा, तुम्हें मेरी हालत नजर आ रही है? तुम्हें लगता है इस हालत में मैं वो चीज ला सकता था? वो बॉक्स वो दोनों लड़कियां ले गई हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग कौन थे। अहान ने कहा, वो लोग डेजर्ट वुल्फ के लोग थे। ये सुनकर मधुर ने अहान को देखा और कहा, डेजर्ट वुल्फ? वो लोगों जिन्हें प्रोवोक करने में मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। अहान ने कहा, हाँ, ये सब उन्होंने ही किया है। ये सुनकर मधुर ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जो स्नेक था वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी नहीं है। वो किसी के लिए काम नहीं करता है, बस अपने मन की करता है। और वैसे भी पूरा डेजर्ट एरिया जानता है कि डेजर्ट वुल्फ और वर्मा फैमिली एक दूसरे के मैटर में नहीं पड़ते हैं। अहान को उस आदमी के बारे में तो नहीं पता था, पर वो उस लड़की को जानता था। उसने कहा, देखो, मैं डेजर्ट को इतनी थ्योरीज नहीं जानता हूँ, पर मुझे इतना जरूर पता है कि वो लड़की डेजर्ट वुल्फ की तरह से आई थी। वैसे भी जिस तरह वो स्नेक से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में एक कॉर्डियल रिश्ता था। ये सुनकर मधुर और कंफ्यूज हो गया था। उसने कहा, अगर ऐसी बात है फिर तो सिर्फ डेजर्ट वुल्फ ही नहीं बल्कि स्नेक भी वर्मा फैमिली से बदला लेना चाहता है। पर फिर वो ग्रैंड मास्टर से भिड़ने क्यों आएगा? ये सुनकर आहान ने कहा, फिर कौन हो सकता है? गोल्ड कॉइन तो डेजर्ट वुल्फ के लिए, फिर इस स्नेक का क्या फायदा है? कहीं इसे सी लायन टावर से रिलेटेड तो नहीं है? आहान भले ही दिखाता नहीं था, पर मार्शल आर्ट्स के हर पहलू की उसके पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर थी। वो जानता था कि कौन कहाँ पर कैसी सिचुएशन हो सकती थी। मधुर कुछ बोलने वाला था, तभी वॉल्ट में से स्नेक बाहर आया और उसने कहा, मेरे बारे में बात हो रही है? अचानक से उसे अपने सामने देखकर दोनों घबरा गए। वो बहुत धीरे बात कर रहे थे, पर फिर भी उसे सब सुनाई दे गया था। मधुर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही सोच रहे थे कि आप और डेजर्ट वुल्फ साथ में काम क्यों कर रहे हो। ये सुनकर स्नेक के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गए और उसे गुस्सा आने लगा। उसने मधुर को ऐसे घूरा कि डर की वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत कह दिया है, इसलिए उसने तुरंत कहा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो आपका बहुत एडमायर करता हूँ। मैंने पहले जो भी कहा उसे प्लीज भूल जाइए। स्नेक उनकी बकवास नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चुप रहो, मुझे तुम दोनों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन दोनों पर अटैक करने ही वाला था, पर तभी एक आवाज आई, अगर हिम्मत है तो मुझसे फिर से लड़ो। यह आवाज प्रभात की थी। ऐसी ललकार सुनकर स्नेक को बहुत गुस्सा आया और उसने मधुर से कहा, बहुत अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए हो तुम, मगर आज ये नहीं आता तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर देता। पर अभी मेरे लिए इस प्रभात से डील करना ज्यादा जरूरी है। इसके जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। वर्मा फैमिली के सीक्रेट वोट में जो भी हुआ था वो आग की तरह वर्मा फैमिली में फैल गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई वहां पहुंच गया था और वो गोल्ड कॉइन लेकर चला गया था। वो लोग इस बात को चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा परेशान जो था वो शिवांग था, क्योंकि ये सारा उसका ही आइडिया था। वो सिचुएशन संभालना चाहता था, पर अब सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। किसी ने अब तक उससे कोई सवाल नहीं किया था, पर उसे खुद बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो खुद माफी मांगना चाहता था। वो वीरेन के पास गया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वीरेन थोड़ा शॉक हुआ, पर फिर उसने कहा, क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। शिवांक ने अपना सिर झुकाया और कहा, वो ये जो भी हुआ, शिवांक अपनी बात ढंग से बोल नहीं पा रहा था। वीरेन समझ गए थे कि शिवांक क्या कहना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। शिवांक ने कहा, पर वीरेन ने उसकी बातें काटी और कहा, पर कुछ नहीं, अब कोई वर्मा फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है
तो तुम क्या कर सकते हो? वैसे भी इस प्लान में मेरी भी सहमति थी। शिवांक बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, पर वो बोल भी नहीं सकता था। उसके मन में पहले भी ये आया था कि उसकी बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर वो छोटा था इसलिए वो माफी मांगने आया था। शिवांक अभी तक मुंह लटकाए वहीं पर खड़ा था, इसलिए वीरेन ने पूछा, क्या हुआ? कुछ और बात भी है? शिवांक ने कहा, अंकल, बहुत सारी फैमिलीज हमसे नाराज हो गई हैं क्योंकि हमने उन्हें नकली चीज दिखाई थी। मुझे लगता है कि हमें सबसे माफी मांगनी चाहिए। अभी हम जिस सिचुएशन में है वो अच्छी नहीं है, वीरेन ने कहा, पर इससे तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी और हमें तो ये भी नहीं पता है कि गद्दार आखिर है कौन। शिवांक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे अब तक वहां देखकर वीरेन ने कहा, अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ सोचता हूँ। वीरेन जानता था कि उनकी बदनामी ऑलरेडी हो चुकी थी और अब उसे ही कुछ करना था जिससे वर्मा फैमिली का कलंक मिट जाए। जब शिवांक रूम से बाहर आया तब उसने देखा कि अहान भी उस तरफ आ रहा था। उसने आवाज लगाई, अहान, आप भी वीरेन अंकल से मिलने आए हो? एग्जीबिशन वाले दिन जब प्रभात बहुत देर तक वापस नहीं आया था तब वर्मा फैमिली से कुछ लोग भी वहां पहुंच गए थे। तब उन्होंने अहान को वहां पर देखा था। सब हैरान तो थे, पर अहान ने सिचुएशन संभाल ली थी और सब उसकी बात मान भी गए थे। इसके बाद वो लोग अहान को अपने साथ वर्मा हाउस ले आए थे ताकि वो आराम कर सके और इंजरीज को ठीक कर सके। जब अहान की हालत थोड़ी ठीक हो गई तब वो वीरेन से मिलना चाहता था, पर उसे शिवांक के वहां होने की उम्मीद नहीं थी। अहान ने कहा, हाँ, मैं वीरेन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतना बोलने के बाद अहान वापस जाने लगा, पर तभी शिवांक ने फिर से कहा, अहान सर। अहान ने कहा, क्या हुआ? शिवांक ने कहा, अहान सर, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? उस दिन के रिगार्डिंग। अहान सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे क्या पूछने वाला था। अगर उसे कॉइन के रिगार्डिंग कोई बात करनी थी तो वो इस तरफ रास्ते में कैजुअली बात नहीं करता, पर फिर आखिर क्या बात थी? बिना सोचे अहान ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? अहान को इस तरह चिड़चिड़ा होते देख शिवांक ने कहा, अहान सर, एक्चुअली ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ ये बहुत र्यूड है, पर मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा इसे डील करने का। अहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। शिवांक ने कहा, आपको ऋषभ याद है? अचानक से अहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अच्छे से याद था कि ऋषभ कौन था। जब वो वर्मा फैमिली में पहली बार आया था तब उसने उसकी दुल्हन को भगाने में मदद की थी। ये बात वो कैसे भूल सकता था? जब अहान ने शिवांक की तरफ देखा तब उसे समझ नहीं आया कि उसने इस वक्त ये सवाल क्यों किया था। अब वो समझ गया था कि उस दिन से उसका मतलब एग्जीबिशन वाला दिन नहीं, बल्कि सगाई वाला दिन था। अहान ने कहा, हाँ, पर यह बात तुम क्यों पूछ रहे हो? शिवांक ने कहा, मैं उसकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अहान ने कहा, उसकी तरफ से मतलब? अहान किसी भी तरह से उस मामले से कनेक्टेड नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसे शिवांक का ये थैंक यू भी नहीं चाहिए था। शिवांक ने कहा, ऋषभ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने कभी आपका नाम नहीं बताया, पर फिर भी मैं समझ गया कि वो आप ही थे। अहान ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अहान किसी भी तरह इस मामले को रफा दफा करना चाहता था। शिवांक ने कहा, अगर आपको इस बारे में कोई बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं भी इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करूंगा, पर मैं बहुत कह सहा हूँ कि आपने मेरे दोस्त की मदद की। अहान तुरंत वहां से जाना चाहता था, पर उसने कुछ सोचा और फिर रुक गया। वो शिवांक को देख रहा था और वो उससे कोई सवाल पूछना चाहता था। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान वॉल्ट से निकलकर एक जगह छुप जाता है। वो दोनों लड़कियां मधुर से वो बॉक्स छीन लेती हैं और वहां से बाहर आ जाती हैं। वॉल्ट से बाहर आकर मधुर अहान के पास बैठ जाता है और उसे स्नेक के बारे में बात करता है। कॉइन की चोरी की वजह से शिवांक बहुत गिल्टी फील करता है, इसलिए वो वीरेन से माफी मांगता है। इसके बाद वो अहान से मिलता है और उसे ऋषभ के बारे में सवाल करता है, पर अहान उसे मामले को रफा दफा करना चाहता है, इसलिए इससे उस टॉपिक पर बात नहीं करता। अहान ने शिवांक से पूछा, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो? यह सुनकर शिवांक को विश्वास हो गया कि अहान इरिटेट नहीं हुआ था और वो उससे बात कर सकता था। जैसे ही वो कुछ बोलने लगा वहां पर वर्मा फैमिली के एक सीनियर मेंबर आ गए और शिवांक बिल्कुल चुप हो गया और उसने अहान को भी चुप कर दिया। शिवांक ने कहा, हेलो अंकल। उन्होंने शिवांक को इग्नोर किया, पर अहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, वीरेन से मिलने आया हूँ। कुछ देर बात करने के बाद
वो वहां से चले गए और आहान ने शिवांग से कहा, हाँ कहो, क्या कह रहे थे तुम? शिवांग ने कुछ सोचा और मना कर दिया। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। उसकी आंखों में मायूसी और अकेलापन नजर आ रहा था, पर जब वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता था तो आहान ने भी उसे फोर्स नहीं किया। इसके बाद आहान वीरेंद्र से मिलने के लिए उसके रूम में चला गया। उसने वीरेंद्र से थैंक यू कहा और उससे कुछ बातें की। जब वो वहां से निकलने लगा तब वीरेंद्र ने उसे रोका और कहा, आहान, आप वर्मा फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट में क्या करने गए थे? अगर वीरेन इस टॉपिक पर फिर से बात नहीं करता तो आहान को लगता कि वो इसके बारे में भूल चुका है, पर जब वीरेन ने पूछ लिया था तो आहान ने कहा, मैं वहां बस ऐसे ही गया था, मुझे उस गोल्ड कॉइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीरेन आहान का कैरेक्टर जानता था, इसलिए उसने कहा, सिर्फ ऐसे ही गए थे? आहान, अगर कोई बात है तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। आपने वर्मा फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, हम आपको किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे। आहान ने स्माइल किया और कहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें सारे फैमिलीज को जवाब देना है। ऐसे में मैं तुम्हें एक नई टेंशन कैसे दे सकता हूं? तुम्हें इस वक्त उन फैमिलीज को हैंडल करना चाहिए जो एग्जीबिशन की वजह से नाराज है। जब वीरेन ने यह बात सुनी तब उसका चेहरा मायूस हो गया। उसने कहा, अगर आप हमारे बारे में ही सोच रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, फ्यूचर में अगर आपको कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। उनके ये कहने के बाद आहान वहां से चला गया। इस वक्त वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि वर्मा फैमिली उसका इतना मान रखती थी, पर उसने कहीं ना कहीं वर्मा फैमिली के साथ सही नहीं किया था। एक रूम में इस वक्त एक बूढ़ा आदमी, वो दोनों लड़कियां और स्नेक बैठे थे। उनके सामने वो वुडन बॉक्स रखा हुआ था जिसमें गोल्ड कॉइन था। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, तुम लोग ये लेकर आए हो? इस पर जो दूसरी लड़की थी उसने कहा, हाँ। उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा बल्कि स्नेक की तरफ देखा और कहा, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, क्यों खड़े हो? अब हम एक दूसरे को कुछ वो नहीं करते हैं। स्नेक हंसा और उसने कहा, इतनी मेहनत से एक खजाना मिला है, मैं कम से कम देख तो सकता हूं ना कि इसमें क्या है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। स्नेक ने कहा, वाह, उस प्रभात को रोकने में मैंने अपनी जान लगा दी और आप कह रहे हैं कि मैं ये चीज बिना देखे चला जाऊं? थोड़ा तो मेरा भी ख्याल करो। बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने अपना किलिंग इंटेंट बढ़ा लिया। ये देखकर वो दोनों लड़कियां और स्नेक तीनों बहुत घबरा गए। स्नेक ने कहा, अरे अरे अरे, आप क्या यहीं पर मुझे जान से मार दोगे? जा रहा हूं। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद एक लड़की ने पूछा, मास्टर, क्या वो स्नेक सच में डेजर्ट वुल्फ टीम का हिस्सा नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं। उस लड़की ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके मास्टर को उसे कुछ बताना होता तो वो बता देते। बूढ़े आदमी ने कहा, खोलो इसे। दोनों लड़कियां आगे आईं और उन्होंने उस बॉक्स को देखा। उस बॉक्स पर कोई लॉक नहीं था, पर दो पत्तियां बनी हुई थी। उन्हें प्रेस करने से वो बॉक्स खुल जाता। उन्होंने उसे प्रेस किया और धीरे धीरे बॉक्स खुलने लगा और वो पत्तियां उस बॉक्स में इमर्ज हो गई। जब वो बॉक्स खुला तब उसमें पैसा ही कॉइन था, जैसा आहान ने एग्जीबिशन में देखा था। उसे देखकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये खजाना कभी फिर देख पाऊंगा। शायद सब किस्मत का खेल है। इसके बाद उस आदमी ने कुछ सोचा और कहा, मीनू, जया, वर्मा फैमिली को ये कॉइन पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा था, पर अब ये हमारे पास है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या। बोलते बोलते वो आदमी रुक गया। उन दोनों लड़कियों में जिसने आहान पर अटैक किया था उसका नाम मीनू था और जो उसके साथ थी उसका नाम जया था। जया ने कहा, मास्टर, सारा प्लान आपका था। आपने इतना अच्छा प्लान बनाया था तो हमें सक्सेसफुल तो होना ही था। जब वो कॉइन को देख रहे थे तब अचानक से उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। ये देखकर मीनू ने कहा, मास्टर, क्या बात है, कुछ सही नहीं है क्या? उस बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कॉइन नकली कैसे हो सकता है? वो इतना मायूस हो गए थे कि अपनी कुर्सी पर सहारा लेकर बैठ गए और कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। जया और मीनू एक दूसरे को देख रहे थे। वो इतनी मेहनत से लड़ झगड़ कर वो कॉइन लाए थे, पर अब उनके मास्टर कह रहे थे कि वो कॉइन नकली है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये वर्मा फैमिली सच में बहुत चालाक है। कोई शक नहीं है कि इनका नाम डेजर्ट एरिया में टॉप 2 में आता है। जया कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने कहा, मास्टर, क्या चल रहा है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, शायद उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था। उन्होंने मौके का फायदा उठाया
और हमें विश्वास दिलाया कि जो कॉइन हम लाए हैं वो असली है, पर ऐसा नहीं है। अब वो आराम से असली आइटम निकाल सकते हैं। ये सुनकर मीनू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद प्रभात को उस प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए देखा था और साथ ही उसे इस बॉक्स की बहुत चिंता थी। वो आदमी हंसा और उसने कहा, सब नाटक था। वो कॉइन गेट से घुसते ही कहीं छुपाया गया होगा। दोनों लड़कियों ने सोचा कि घुसते ही एक पिलर था जहां पर बहुत सारा सोना था, पर उन्हें नहीं लगा था कि उसे इतना सामने छुपाया गया होगा। उन्होंने सोचा कि उसे किसी प्लेटफॉर्म की जगह पर ही छुपाया जा सकता था। जया ने पूछा, मास्टर अब हम क्या करेंगे? वर्मा फैमिली इतनी चालू है तो अब हम उनसे वो चीज कैसे लेंगे? बूढ़े आदमी ने कुछ सोचा और कहा, इस बार तो हम फेल हो गए, पर अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जो किया है हम उसका बदला लेकर रहेंगे। मीनू ने कहा, आप बस बोलिए आप क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ नहीं। अगर वो चाहते हैं कि हम मान लें कि ये असली आइटम है तो हम ऐसा ही करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो जो आइटम उनके पास है वो नकली होगा। जया को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने कोई सवाल भी नहीं किया। वो जानती थी कि अगर उसके मास्टर कोई फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ कर ले रहे हैं और उसे बस उनके ऑर्डर्स फॉलो करने थे। इसके बाद वो वहां से उठकर चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, इसके साथ तुम्हें जो करना है कर सकती हो। अब रूम में बस वो दो लड़कियां ही बची थी। जया ने कहा, हम नकली चीज उठा लाए हैं, फिर भी मास्टर ने हमें कुछ नहीं बोला और सजा भी नहीं दी। हमारी तो किस्मत ही अच्छी है। इस वक्त मीनू उस नकली कॉइन को देख रही थी। जया की बातों पर उसका खास ध्यान नहीं था। ये देखकर जया ने कहा, ये नकली है, ऐसे क्या देख रही हो? मीनू ने कहा, तुम्हें मास्टर की बात का मतलब समझ नहीं आया? सच तो ये था कि जया को कुछ समझ नहीं आया था, पर वो उसके सामने ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे सब समझ आ गया था। उसने कहा, मुझे तो सब समझ आ गया है, पर तुम्हें शायद गलत फहमी हो गई है। तुम इसे इतने ध्यान से देख रही हो तो क्या नजर आया तुम्हें? मीनू ने जया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अब वर्मा फैमिली के साथ हमारा क्लैश होना नॉर्मल बात है। जब ये हमारे हाथ में है तो हम सबको बता सकते हैं कि असली कॉइन हमारे पास है, पर सच सिर्फ वर्मा फैमिली को पता होगा। वक्त आने पर मास्टर अपना मूव करेंगे। वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच में अब ओपन वॉर होने वाली है। जया को अब सब कुछ समझ आ गया था। डेजर्ट वुल्फ ने वर्मा फैमिली पर अटैक करके वो आइटम चुरा लिया था, और जो आइटम एग्जीबिशन में था वो नकली था। ये खबर डेजर्ट एरिया में आग की तरह फैल गई थी। सब लोग बहुत शौक हो गए थे और उन्हें इस बात पर विश्वास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें इस बात का दुख तो था ही कि उनके साथ चीटिंग हुई थी, पर साथ में उन्हें इस बात से भी घबराहट हो रही थी कि अब दोनों फैमिलीज के बीच में क्या होने वाला है। दोनों साइड ही डेजर्ट एरिया में सबसे पावरफुल थी, इसलिए सब जो भी होने वाला था उसका असर डेजर्ट और बाकी फैमिलीज पर पड़ने वाला था। सब वर्मा फैमिली से सवाल करना चाहते थे, पर वर्मा फैमिली किसी से बात नहीं कर रही थी। पंकज भी वहां पर बहुत बार आया था, पर उसे भी कुछ पता नहीं चल पाया था। पंकज हार नहीं मानने वाला था, और जब उसे पता चला कि आहान वहीं पर है, तब उसने सोचा कि वो आहान से पता करेगा। एक बिजी रोड पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़का बाहर निकला। वो बहुत हड़बड़ाया हुआ था और उसके पास जिस रेस्टोरेंट का नाम था वो उसे ढूंढ रहा था। तभी एक वॉचमैन चिल्लाया, सर आप कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं। पर उसने ध्यान नहीं दिया और रेस्टोरेंट में घुस गया। नजर घुमाने के बाद उसे वहां पर आहान नजर आया, जो इस वक्त खाना खाने में बहुत बिजी था। आहान ने जब नोटिस किया कि कोई उसके पास खड़ा है, तब उसने कहा, बैठो। उसने बिना उस लड़के की तरफ देखे कहा, तुम्हें यहाँ पंकज महाजन ने भेजा है? उस लड़के ने कहा, हाँ। आहान ने पूछा, तुम्हें वर्मा फैमिली के बारे में जानना है? उस लड़के ने फिर से कहा, हाँ। आहान ने अपना स्पून नीचे रखा और टिश्यू से अपने हाथ और मुंह साफ किए और उस लड़के को देखने लगा। इसके बाद उसने कहा, तुमने जो सुना है वो सच है। डेजर्ट वुल्फ ने वर्मा फैमिली से वो गोल्ड कॉइन चुरा लिया है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब ये न्यूज़ कंफर्म हो गई तो वो लड़का बहुत परेशान हो गया। उसके चेहरे पर डर, लाचारपन और घबराहट साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर आहान ने पूछा, मुझे एक बात बताओ, अब तुम क्या करना चाहते हो? उस लड़के को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल चुप था और बस आहान को घूर रहा था। आहान को उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला और टेबल पर उस लड़के के सामने रख दिया। इसके बाद उसने कहा, तुम इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो, ये भी तुम्हारी तरह ही एक ग्रुप है। उस आदमी ने वो कार्ड उठाया और देखा कि उस पर कुछ नाम और नंबर्स लिखे हुए थे। आहान ने फिर से कहा, मैं तुम्हारी बस इन लोगों से कांटेक्ट करने में मदद कर रहा हूँ। पंकज महाजन,
जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था वो इस ग्रुप का लीडर है। वो लड़का ये सब जानकर बहुत खुश हो गया था। उसके हिसाब से उसका इस ग्रुप के बारे में पता चल जाना बहुत बड़ी बात थी। उसने एक्साइटमेंट में कहा, थैंक यू सो मच अहान सर। अहान ने स्माइल किया और कहा, इतना थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, मेरे खाने का बिल तुम भर दो। ये सुनकर उस लड़के को थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए उसने कहा, अहान सर ये आप क्या कह रहे हैं? पर अहान ने उसकी नहीं सुनी और सीधा वहां से चला गया। वो लड़का अहान को पीछे से आवाज लगाता रहा, पर अहान पंकज की कार में बैठकर रवाना हो गया। पंकज कार ड्राइव कर रहा था और अहान उसके साथ बैठा था। पंकज ने कहा, बात हो गई? अहान ने कहा, हाँ हो गई, पर आगे से इन सब कामों के लिए मुझे मत बोलना, मुझे ये सब करना बहुत बोरिंग लगता है। पंकज ने स्माइल किया और कहा, सॉरी, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वर्मा फैमिली किसी को कोई जवाब दे नहीं रही है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बस एक आप ही हो जो इस वक्त वर्मा फैमिली में हो और सबके सवालों का जवाब दे सकते हो। मैंने तो बस आपका वर्मा फैमिली में होने का फायदा उठाया है। पंकज को जैसे ही इस मैटर के बारे में पता चला था, उसने तुरंत अहान से डिस्कस किया था। वो दोनों शुरू से ही चाहते थे कि वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ में क्लैश हो जाए, पर यह सब इतना ड्रामेटिक होगा इसका अंदाजा दोनों में से किसी को नहीं था। जब से सबको ये पता चला था, तब से हर फैमिली पर असर पड़ा था। कोई कंफ्यूज था तो कोई डरा हुआ था, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। अहान ने सोचा कि इनका इस तरह कंफ्यूज होना सही नहीं है, इसलिए उसने सबको संभाला और अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद अहान वर्मा मैंसन पहुंच गया था। वो अपने घाव ठीक होने के बाद ही वहां से गया नहीं था और वीरेन से रिक्वेस्ट करने वहीं रुक गया था। जब वो वहां पर पहुंचे तब वहां पर बहुत सारी कार्स पार्क थीं। वो सब वर्मा फैमिली के जवाब का इंतजार कर रहे थे, पर वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे। अहान कार से उतरा और उसने पंकज से कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सब बस किसी डायरेक्शन का और जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पंकज ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, हाँ, इन सब को जवाब तो पता ही होगा, सब जानते हैं कि क्या हुआ होगा, पर वो बस वर्मा फैमिली के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। अहान ने कहा, अब आगे क्या होगा ये तो वो ही जान सकते हैं। इसके बाद पंकज वहां से चला गया और अहान वर्मा फैमिली के गार्डन में आ गया। वर्मा फैमिली सबसे कहती थी कि वो बिजी है, पर अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस काम में बिजी थे। अहान इस वक्त गार्डन में बैठा था, तभी उसे किसी के आने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अहान को बहुत देर से ढूंढ रहा था। अहान ने देखा कि शिवांक हाथ में एक बॉक्स लेकर आ रहा है। शिवांक वहां आया और उसने कहा, अहान सर, ये हमारे डेजर्ट का स्पेशल वनीला केक है। वीरेन अंकल ने मुझे ये आपको टेस्ट करवाने के लिए बोला है। अहान ने कहा, ये काफी टेम्परिंग लग रहा है। ये सुनकर शिवांक ने स्माइल किया और कहा, हाँ, आपने ऐसा वनीला केक पहले कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ मिलता है। इसमें रियल एक्सट्रैक्ट जूस होता है। शिवांक उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, पर साथ ही अहान जानता था कि वो वहां पर सिर्फ केक की तारीफ करने नहीं आया है। अहान ने कहा, शिवांक, तुम यहाँ पर मुझसे क्या बात करने आए हो? जो है साफ साफ बोलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे केक तो खिलाने आए नहीं हो। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे बात करूं, पर अब जब आपने पूछ ही लिया है तो मेरे लिए भी बात करना आसान है। अहान ने कहा, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, बोलो क्या बात है? शिवांक ने पूछा, मैं बैठ जाऊं? अहान ने कहा, ये वर्मा मैंसन है, तुम्हारा ही घर है। अहान को शिवांक का ऐसा सवाल पूछना बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उसका ही घर था। शिवांक इन सब बातों को लेकर बहुत सावधान रहता था। वो सबसे बहुत अच्छे से और उनकी परमिशन लेकर ही काम करता था। अहान भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। बैठने के बाद शिवांक ने कहा, जब आपको डायरेक्टली बात करना पसंद है तो मैं सीधी बात करूंगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस बात बोलना चाहता है। उसने आगे कहा, आप डेजर्ट वुल्फ के साथ कैसे डील करने वाले हैं? अहान मन ही मन मुस्कुराया और उसने कहा, तो क्या बाहर जो न्यूज़ फैली हुई है कि वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ अब एक दूसरे के अगेंस्ट है, वो सच है? शिवांक ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस सवाल का जवाब पता है, और क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब पता है इसलिए ही वीरेन अंकल ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। वो इस मामले में आपके साथ काम करना चाहते हैं। अहान ने कुछ सोचा और कहा, पर जैसा मैंने सोचा था सब कुछ उससे बहुत अलग है। तुम लोग मुझ पर जासूसी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता है।
और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आहान ने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। शिवांक ने कुछ सोचा और मायूस होते हुए कहा, मुझे ये बात आपको यूं बतानी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बता रहा हूँ। आप पर जासूसी हम ही कर रहे हैं। जब से वीरेन अंकल ने आपको सीक्रेट वॉल्ट में देखा था, तब से हम आपकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। अब ये मामला हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है ना। आहान ने सोचा भी नहीं था कि शिवांक की ये बात एडमिट कर लेगा। उसने कहा, मैंने वीरेन को सब कुछ सच बता दिया था, पर फिर भी ये सब। शिवांक ने कहा, आहान सर, जो होना था हो गया। हमने ज़्यादा सीरियसली भी जासूसी नहीं की थी। हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। हम तो बस नज़र रखे हुए थे। और वैसे भी आप हमारी सीक्रेट लोकेशन पर थे, तो फिर थोड़ा चौकन्ना होना भी तो बनता है ना। आहान ने कहा, वाह, पहले तुमने ये सब किया, अब मुझसे कोऑपरेशन की बातें कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि अभी तुम्हारी वर्मा फैमिली की क्या हालत है। आहान के हिसाब से वर्मा फैमिली की हालत इस वक्त कुछ खास अच्छी नहीं थी। ये सुनकर शिवांक भी बहुत हेल्पलेस हो गया था और उसने अपनी गर्दन झुकाकर कहा, सॉरी आहान सर। आहान ने भी इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसने केक का बॉक्स खोला और उसमें से एक पीस शिवांक को दिया और एक खुद खाने लगा। शिवांक केक खाना नहीं चाहता था, पर आहान ने उसे बहुत प्यार से ऑफर किया था, इसलिए उसने ले लिया। इसके अलावा अभी तक उसका काम भी नहीं हुआ था, इसलिए वो आहान को नाराज नहीं कर सकता था। आहान ने थोड़ा सा केक खाया और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ से डील करना चाहता हूँ। यह सुनकर शिवांक ने चैन की सांस ली और कहा, तो फिर क्या हम साथ मिलकर काम करेंगे? इस पर आहान ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। शिवांक हैरान हो गया और उसने पूछा, क्यों? क्या साथ में मिलकर काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं है? आहान ने कहा, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तुम खुद ही अपने प्लान्स डेजर्ट वुल्फ को बता देते हो, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे प्लान्स रिवील नहीं करोगे? आहान ने सच बोला था, इसलिए शिवांक भी चुपचाप बस सुनता गया। पर फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आहान सर, मैं मानता हूं कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं और कोई ऐसा है जो हमें धोखा दे रहा है, पर अगर आप सोचे तो हमारे साथ काम करने के नुकसान कम है और फायदे ज़्यादा हैं। पर आहान को ऐसा नहीं लग रहा था। वर्मा फैमिली के पास एक ग्रैंड मास्टर था जो बाकी किसी फैमिली के पास नहीं था। इसके अलावा वो जानता था कि डेजर्ट वुल्फ और वर्मा फैमिली अपने अपने फायदे के लिए छोटी फैमिलीज को पहले नुकसान पहुंचाएंगे, जो आहान नहीं चाहता था। इसलिए वो उनका साथ देने के लिए मना कर रहा था। वो शिवांग को समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम वीरेन से कह देना कि मैं मना कर रहा हूँ, वो मान जाएगा। इसके बाद शिवांग वहां से आ गया और आहान कुछ देर पर वहीं पर बैठा रहा। जब शिवांक ने वीरेन को ये बात बताई तो वो समझ गया कि आहान के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि आहान का जवाब क्या होगा। शिवांक ने कहा, वीरेन अंकल, अगर आहान सर हमारा साथ दे देते तो कितना अच्छा होता। हम मिलकर काम करते तो डेजर्ट वुल्फ को हराना कितना आसान हो जाता। वीरेन ने कहा, हम इस बारे में आगे बात नहीं करेंगे, ये मामला यहीं खत्म होता है। शिवांग को यकीन नहीं हो रहा था वीरेन इस बात को इस तरह जाने देगा। इसके बाद वीरेन ने कहा, वैसे डेजर्ट वुल्फ की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुई। शिवांग ने कहा, कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात फैला दी थी कि उनके पास जो आइटम है वो असली है। वो जानबूझकर हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। दोनों ही साइड्स एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। अब डेजर्ट एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। वो लोग जानबूझकर हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने हम पर अटैक किया था और हम उनसे हार गए। वीरेन ने कहा, और सी लाइन टावर के बारे में कुछ पता है? इस सवाल से शिवांग थोड़ा हैरान हो गया। उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था और घर के बड़े और इम्पोर्टेंट लोगों को इस मैटर में उसका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहिए था। शिवांग के बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर वीरेन समझ गया था कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। शिवांग ने कहा, वीरेन अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वीरेन ने कहा, हाँ, मैं भूल गया था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुन शिवांग ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन वो चाहता था कि वीरेन उसके बारे में और बातें करे और फैमिली की इंपॉर्टेंट डिस्कशन में उसका इन्वॉल्वमेंट हो, पर वीरेन ने ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं किया था। इसलिए शिवांग बात पूरी होने के बाद वहां से चला गया। जब वो अपने रूम में आया तो उसने देखा कि उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। उनकी उम्र करीब 45 साल थी और वो सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही थी। शिवांक ने उनके हाथों से सुई धागा लेकर सुई में धागा पिरोने के बाद कहा, मम्मी,
आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए अब। उसकी माँ ने कहा, मुझे ये सब काम करना पसंद है। वैसे तुम कब आए? शिवांक ने कहा, अभी आया, वीरेन अंकल से मिलने गया था। उसकी माँ ने कहा, तुम वीरेन जी के लिए इतना काम करते हो, इसलिए उन्होंने हमें रहने की जगह दी है। शिवांक ने कहा, पता है। मम्मी ये सब छोड़ दो ना, आपको अब आराम करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शिवांग की माँ ने हमेशा से बहुत काम किया था और अब इस उम्र में आकर आराम करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वो हमेशा किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखती थी। शिवांक ने कहा, जो आपको ठीक लगे, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, मम्मी उस आदमी की कोई खबर मिली? शिवांक, तुम उन्हें पापा नहीं कह सकते क्या? जब शिवांक ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उसकी माँ ने कहा, उनकी कोई खबर नहीं आई है, पर अगर उन्होंने कहा है कि वो वापस आएंगे तो जरूर आएंगे। शिवांक ने कहा, मम्मी आप क्यों हमेशा वापस उस पुराने घर में जाती हैं? वो यहाँ से बहुत दूर है और आप बहुत थक जाएंगी। उसकी माँ ने कहा, मैं ये समझ लूंगी कि मेरी एक्सरसाइज हो रही है। शिवांक और उसकी माँ एक पुराने घर में रहते थे। जब से शिवांक को समझ आई थी, वो हमेशा वहीं पर रहता था। उसकी माँ अपने पति के इंतजार में रोज वहां जाती थी। शिवांक ने अपनी माँ से इस बारे में बहुत बार बात की थी, पर उन्होंने उसकी बात कभी नहीं मानी थी। खाना खाने के बाद उसकी माँ ने कहा, तुम अपना ख्याल रखना। अगर वीरेन जी तुमसे ज्यादा काम करवाएं तो मना कर देना। शिवांक ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा, आप अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसकी माँ और वो दोनों वहां से अपने अपने रास्ते पर चले गए। एक बार में इस वक्त मधुर ड्रिंक कर रहा था। अपने हाथ से गोल्ड कॉइन निकल जाने की वजह से वो बहुत परेशान था। उस दिन वर्मा फैमिली के आने से पहले वो आहान को छोड़कर वहां से भाग गया था। जब पहले आहान उसे छोड़कर भागा था, तब वो आहान से नाराज हो गया था, इसलिए अभी वो अकेले ड्रिंक कर रहा था। वो इस वक्त बहुत नशे में था। तभी वहां पर मीनू आई। वो सीधा मधुर के पास आई और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। मधुर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम? मीनू ने कहा, हाँ मैं, चलो मेरे साथ। उसे देखकर मधुर बहुत घबरा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके सामने खड़ी है। वो लगातार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर मीनू ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। उसने कहा, छोड़ो मुझे। मीनू ने गुस्से में कहा, चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं फिर से उन्हीं निडल से तुम पर अटैक करूंगी, फिर दर्द सहते रहना। ये सुनकर मधुर बहुत डर गया। उसने एक बार निडल का दर्द सहन कर लिया था और अब वो दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरना चाहता था। वो चुपचाप मीनू के साथ कार में बैठ गया। दोनों एक बड़े से क्लब हाउस में पहुंचे, जहां पर वो बूढ़ा आदमी और एक दो लोग और मौजूद थे। वो बस आपस में बात कर रहे थे, पर वहां पर कोई खास एंटरटेनमेंट नहीं था। मधुर नशे की हालत में वहां पर खड़ा था और उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। उस आदमी ने उससे पूछा, वर्मा फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट में उस दिन तुम थे? मधुर ने कहा, हाँ। जब उस आदमी ने देखा कि मधुर बहुत ओबीडियंट है, तो उसने उसे बैठने के लिए कह दिया। वो मीनू के पास जाकर बैठ गया। उसके बाद उसने पूछा, तुम वहां पर क्यों थे? मधुर ने कहा, आप वहां पर क्यों थे? गोल्ड कॉइन के लिए? तो मैं भी वहां पर उसी के लिए था। आप अकेले थोड़े ही हैं जिसे वो गोल्ड कॉइन चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। इस पर मधुर ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप बैठा रहा। बूढ़े आदमी ने मीनू को कुछ इशारा किया और उसने वो बॉक्स निकाल कर सामने टेबल पर रख दिया। मधुर उस बॉक्स को बहुत गौर से देख रहा था। उसने कहा, ये तो वही बॉक्स है जिसमें वर्मा फैमिली ने गोल्ड कॉइन रखा हुआ था। मधुर ने उसे करीब से देखा था और हाथ में भी उठाया था, इसलिए वो उसे भूल नहीं सकता था। बूढ़े आदमी ने कहा, इसे खोलो और गोल्ड कॉइन देखो। मधुर ने हैरानी से कहा, आप चाहते हैं कि जो चीज आपने चुराई है वो मैं देखूं? उस आदमी ने कहा, जितना कह रहा हूं उतना करो। मधुर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कीमती चीज उसे निकालने के लिए क्यों कह रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो बॉक्स उठाकर वहां से भाग जाए, पर वो ये भी जानता था कि ऐसा करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। मधुर इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगा, पर जब उससे वो नहीं खुला तो उसने मीनू की तरफ देखा। मीनू ने कहा, क्या? मेरी मदद करो, खुद खोलो। मधुर ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसने मीनू को देखा और मीनू ने एक बार में वो बॉक्स खोल दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, आइटम देखो। मधुर ने उसे देखते ही कहा, यह कैसे हो सकता है? ये तो नकली है। अगर आपको मुझे ये आइटम दिखाना ही था तो कम से कम असली आइटम तो दिखाते। वो आदमी स्माइल करने लगा और उसने कहा, मैं जानता था कि तुम इसे देखते ही पहचान जाओगे। जब मैंने इसे देखा था तब मुझे ये जानने में वक्त लगा था कि ये नकली है, पर तुम एक झलक देखकर ही पहचान गए।
मधुर बहुत बेचैन हो गया था, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से शायद उन्हें उसकी सच्चाई पता चल गई थी। वो शायद जान गए थे कि उसके और उस गोल्ड कॉइन के बीच में कुछ रिश्ता था। ये देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, हमें तुम्हारी आइडेंटिटी जानने की जल्दी है। हम बस श्योर होना चाहते थे कि ये असली है या नकली, और अब तुमने बता दिया है कि ये नकली है। मधुर ने कहा, अगर ये नकली है तो फिर क्या जो असली आइटम है वो अब तक वर्मा फैमिली के पास है? बूढ़े आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, वर्मा फैमिली ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। ये सुनकर मधुर को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि वर्मा फैमिली इतनी आसानी से अपने हाथों से इतनी कीमती चीज़ नहीं जाने देंगे और उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मधुर ने कुछ सोचा और कहा, आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं वर्मा फैमिली में जाऊं और आपके लिए वो गोल्ड कॉइन लेकर आऊं? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? उसके बाद मीनू ने कहा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस हैं, पर अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। मधुर ने कहा, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? आपको नहीं लगता अगर मेरे पास इतनी हिम्मत होती तो मैं कब का वो गोल्ड कॉइन उनसे चुरा चुका होता? मेरे बारे में ज़्यादा ही अच्छा नहीं सोच रहे आप? इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, हम जानते हैं तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते हो, पर जो तुम्हारे साथ है वो तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना। ये सुनकर मधुर समझ गया कि वो लोग उसकी असलियत बहुत पहले ही जानते हैं। उसने कहा, आप मेरे बारे में शुरू से जानते थे, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो लोग सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गए हैं। बस मैं ही हूँ जो अपने दिल में नफरत लिए बैठा हूँ। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, कितने दुख की बात है, कितने पावरफुल लोगों की ये हालत हो गई है। मधुर ने कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये तो दुनिया की रीत है कि जो भी जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, और दुनिया भी हमेशा जीतने वाले को ही याद रखती है। और जहाँ तक बात डेजर्ट वुल्फ की है, तो हो सकता है कि आपकी हालत उससे भी ज़्यादा बुरी हो जाए। ये बात सुनकर मीनू को बहुत गुस्सा आया। वो वहीं पर मधुर को मारना चाहती थी, पर वो उस आदमी की वजह से रुक गई थी। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में था, पर फिर भी उसने कहा, कोई नहीं जानता कि डेजर्ट वुल्फ कब तक रहेगा, पर वो जब तक है तब तक मेन कैरेक्टर है। वहां पर एक यंग लड़का और बैठा था। उसने बहुत देर से कुछ नहीं कहा था और चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। जब मधुर ने डेजर्ट वुल्फ की इंसल्ट की तब उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जिसका मतलब ये था कि वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी नहीं था। उसने गोल्ड कॉइन की तरफ इशारा किया और कहा, जो भी है तुम्हें कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा जिससे वो गोल्ड कॉइन चुराया जा सके। हमें असली गोल्ड कॉइन चाहिए और वो तुम्हें लेकर देना ही होगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो लोग मधुर को फोर्स कर रहे थे कि उसे ये काम करना ही होगा। मधुर नशे में था, इसलिए वो उस यंग लड़के को पहचान नहीं पा रहा था, पर अगर आहान वहां होता तो वो उसे आसानी से पहचान लेता। वो यंग लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋषभ वर्मा था, जिसकी मदद आहान ने की थी। पर वो डेजर्ट वुल्फ के साथ क्या कर रहा था? ऋषभ ने कहा, इसका गोल्ड कॉइन लाना इतना आसान नहीं लग रहा है ना? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें लगता है वो ला सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मेरे मन में उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। इस पर ऋषभ ने कहा, अगर आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो फिर आप उसकी मदद क्यों चाहते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल करने लगा। ऋषभ भी ये करने का कारण जानता था, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने ऋषभ से पूछा, अब तो तुमने सब कुछ देख लिया है, तुम डेजर्ट वुल्फ के पास क्यों आए हो? ऋषभ डेजर्ट वुल्फ के पास खुद आया था, पर जब उसने देखा कि वो बिजी है तब वो वापस जाना चाहता था, पर उन्होंने उसे रोक लिया। अब वो ऋषभ के वहां आने की वजह जानना चाहते थे। ऋषभ ने कहा, मैं आपके पास वर्मा फैमिली से डील करने आया हूँ। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सगाई वाले दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ऋषभ की आइडेंटिटी किसी से छुपी नहीं थी, पर यह सब इतना सिंपल और आसान नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता था कि सिर्फ उस वजह से ऋषभ वर्मा फैमिली से बदला लेना चाहता था। उस आदमी ने कहा, तुम वर्मा फैमिली से डील करना चाहते हो? ये मत कहना कि तुम जासूस बनकर इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करना चाहते हो। ऋषभ ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। उसने इतना बोला और वहां से जाने लगा। उसे जाते देख उस आदमी ने कहा, रुको। ऋषभ ने कहा, क्या है? उस आदमी ने कहा, अगर हमें एक दूसरे पर भरोसा तो नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ये बात आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऋषभ उसे डाउट में देख रहा था, पर उसने कुछ बोला नहीं। तब उस आदमी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हमें एक दूसरे पर भरोसा हो, इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि तुम हमसे चाहते क्या हो। ऋषभ ने कुछ सोचा और कहा, वीरेन वर्मा की मौत। वो ऋषभ को शौक में देख रहा था। उसने जो बात बोली थी वो कोई छोटी बात नहीं थी।
उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर ऋषभ ने कहा, जो मैं चाहता हूँ आप भी वही चाहते हैं। आप भी वर्मा फैमिली की बर्बादी चाहते हैं और मैं भी। अगर एक बार वीरेन वर्मा की मौत हो गई तो फिर वर्मा फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उस आदमी ने कुछ पल के लिए कुछ सोचा और कहा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। वर्मा फैमिली भले ही बहुत पावरफुल लगती हो, पर उसकी नींव हिल चुकी है। वर्मा फैमिली के लोग ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ऐसे में अगर वीरेन मर गया तो फिर वर्मा फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बूढ़े आदमी ने कहा, पर हम उसे मारने के बारे में सोचें उससे पहले हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वीरेन की मौत के बाद ग्रैंड मास्टर प्रभास चुप रहने वाले नहीं हैं। हमें वीरेन को वर्मा फैमिली से दूर करना होगा। ऋषभ ने कहा, मेरे पास एक प्लान है जिससे वीरेन वर्मा फैमिली से निकलेगा और प्रभात उसका पीछा भी नहीं करेगा। तब अगर 7-8 लोग हुए तो फिर वीरेन को आसानी से मारा जा सकता है। वो आदमी गहरी सोच में पड़ गया। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं अभी तुम्हें जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हम मिलकर काम करें तो फिर अपना नंबर छोड़ जाना। मैं सोचकर तुम्हें मैसेज कर दूंगा। इतना सुनाने के बाद ऋषभ खड़ा हो गया। तब उस आदमी ने कहा, मीनू उसे बाहर तक छोड़ आओ। मीनू भी तुरंत मान गई। वो ऋषभ को पसंद करती थी, इसलिए उससे बात करने का मौका चाहती थी। चलते चलते उसने ऋषभ से कहा, आई रियली एडमायर यू। मैंने जब से सुना है कि आप दुल्हन को भगा कर ले आए थे, मैं तब से आपसे मिलना चाहती थी। कितनी लकी होगी वो लड़की जिससे आप प्यार करते हो। बोलते बोलते वो ऋषभ के बहुत करीब आ गई थी। ऋषभ ने कहा, मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा, आप जा सकती हैं। मीनू ने कहा, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। ऋषभ ने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आप जो करना चाहती हैं वो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। प्लीज स्टे अवे। मीनू को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो चिढ़कर वहां से चली गई। ऋषभ ने गहरी सांस ली और वहां से निकल गया। वो छुपते छिपाते एक बार में पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ लोग थे जो बैठे थे और ड्रिंक कर रहे थे। एक लड़का था जो वहां पर एक बुक पढ़ रहा था। जैसे ही ऋषभ उसके पास गया, उसने बुक नीचे रख दी। ऋषभ ने कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ से मिलकर आया। ऋषभ जिससे यहाँ मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि शिवांक था। शिवांक ने कहा, क्या कहा उन्होंने। इसके बाद ऋषभ ने शिवांक को सारी बात बता दी। शिवांक ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। ऋषभ ने कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है। तुम्हारे और मेरे बीच में ये फॉर्मेलिटी कब से आ गई। इसके बाद ऋषभ ने शिवांक से पूछा, तुम सच में वर्मा फैमिली से डील करना चाहते हो। शिवांक ने कहा, वर्मा फैमिली बहुत सालों से पावर में है। अब वक्त आ गया है कि उस फैमिली में कुछ बदलाव आए। मैं बस वर्मा फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा तरीका गलत हो सकता है। मुझे कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। ऋषभ ने कहा, जैसा तुम कह रहे हो, अगर वैसा हुआ तो वर्मा फैमिली बचेगी नहीं बल्कि तबाह हो जाएगी। शिवांक ने कहा, इसका अंजाम सब जानते हैं। शिवांक और ऋषभ को वर्मा फैमिली ने पाला था, पर अब वो दोनों उनके खिलाफ हो गए थे। वो जानते थे वर्मा फैमिली को हरा पाना मुश्किल है, इसलिए वो लोग डेजर्ट वुल्फ से मदद चाहते थे। जब ऋषभ डेजर्ट वुल्फ से बात करके आ गया था, तब शिवांक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। दोनों ने इसके बारे में आगे बात नहीं की, बल्कि शिवांक ने ऋषभ से उसकी और उसकी वाइफ की लाइफ के बारे में पूछा। उसने कहा, तुम और भाभी कैसे हो। ऋषभ ने कहा, सब सही है। तुमने जो पैसे भेजे थे उससे बहुत मदद मिल रही थी। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम महान से मिले। शिवांक ने जवाब दिया, हाँ, वर्मा फैमिली के एग्जीबिशन में आया था वो, तब उससे मुलाकात हुई थी। इसके बाद उसने उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर ऋषभ ने स्माइल किया और कहा, अगर उस दिन वो नहीं होता तो शायद मैं ये फैसला नहीं ले पाता और जिंदगी भर रिग्रेट करता। तुमने उसे मेरी तरफ से थैंक यू तो बोल दिया ना। शिवांक ने कहा, वो अलग ही पर्सनालिटी है। मैंने उसे थैंक यू बोला तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ऋषभ ने कहा, उसका नेचर ऐसा ही है, उसे समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त बार में एक और इंसान आया जिसे ऋषभ शौक में देख रहा था। उसने कहा, ये तो वही है। ऋषभ को शौक में देखकर शिवांक भी उस डायरेक्शन में देखने लगा। शिवांक की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी। एग्जीबिशन वाले दिन शिवांक की नजर लगातार आहान पर थी। जब उसने आखिरी बार उसे देखा था तब वो वेटर के साथ था, जो कोई और नहीं बल्कि वही था जो उसके सामने खड़ा था। शिवांक ने पूछा, ये कौन है। ऋषभ ने कहा, ये वही है जिसे डेजर्ट वुल्फ उठाकर लाई थी। उसने मुझे वहां देखा था। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, ये जरूर यहाँ हमें ढूंढते हुए ही आया होगा। ऋषभ ने कहा, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या चाहते हो कि वो हम दोनों को एक साथ देख ले। शिवांक ने कहा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, देखते हैं वो क्या करता है, फिर उससे भी डील कर लेंगे। शिवांक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, पर वो ऋषभ की स्ट्रेंथ के बारे में जानता था। वर्मा फैमिली की यंगर जनरेशन में वो सबसे पावरफुल था।
इसलिए उसके होते हुए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। मधुर उन दोनों के पास आकर बैठ गया और शिवांग का ग्लास उठाकर ड्रिंक करने लगा। मधुर का एटीट्यूड बहुत काम था और ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर उन दोनों से कुछ जरूरी बात करने आया था। शिवांग और ऋषभ उसे बहुत सीरियसली देख रहे थे। ये देखकर उसने कहा, तुम दोनों को इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम दोनों वर्मा फैमिली से हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक तो कर ही सकता हूँ। दोनों ने कुछ नहीं बोला, वो बस उसके वहां आने का कारण जानना चाहते थे। मधुर ने ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब मैं क्लब हाउस में था तब तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा था, पर उस वक्त मैं इतने नशे में था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पर अब मैं जान गया हूँ, तुम ऋषभ वर्मा हो जो दुल्हन को लेकर भाग गया था। इस वक्त ऋषभ उसे घूर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी मधुर की बात पूरी होने का वेट कर रहा था। मधुर ने कहा, पर तुम डेजर्ट वुल्फ के लोगों के साथ क्यों थे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ में आखिर क्या रिश्ता है? ये सुनकर शिवांग ने स्माइल किया और कहा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? ये बात वर्मा फैमिली को बताओगे? इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। मधुर ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खुद चाहता हूँ कि वर्मा फैमिली बर्बाद हो जाए। अगर वो बर्बाद हो गए तो मुझसे खुश शायद ही कोई और होगा। ये सुनकर शिवांक ने कहा, फिर तो तुम भी हमारी बिरादरी के हो और हमारे जैसे ही सोच रखते हो। मधुर ने कहा, हाँ, और इसलिए मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। इसे तो पता ही है कि डेजर्ट वुल्फ ने मुझे धमकी दी है। उन्हें वो गोल्ड कॉइन चाहिए। शिवांक नहीं जानता था कि मधुर क्या बात कर रहा है, फिर भी उसने पूछा, गोल्ड कॉइन? वो तो पहले से डेजर्ट वुल्फ के पास है ना? मधुर ने कहा, लगता है तुम्हारी वर्मा फैमिली को तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें तुम पर शक हो गया है। शिवांक ने कहा, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर मधुर को अच्छा नहीं लगा और उसे गुस्सा आने लगा, पर इस वक्त उसे उन दोनों की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए क्या कर सकते हो? शिवांक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम वो गोल्ड कॉइन वर्मा फैमिली से आसानी से चुरा सकते हो? डेजर्ट वुल्फ तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम वर्मा फैमिली की नजर में आ जाओ। मधुर को इस बात में सेंस नजर आ रहा था। उसने कहा, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये काम भी हो जाए और मैं वर्मा फैमिली की नजर में भी ना आऊं? तभी शिवांक ने कहा, एक ही आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मधुर ने पूछा, कौन? शिवांक ने कहा, वही जो इस वक्त वर्मा मैंशन में घुस कर बैठा है, आहान।